हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि जो कहानी आज हमें भेजी गई है वो आज से तकरीबन 300 साल पहले की है। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है या फिर ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर प्रदीप ने। आगे की कहानी मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जैसे कि प्रदीप जी ने मुझे भेजी है। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम अविश्वसनीय घटना है, जो कि मुझे मेरे परदादाजी ने बताई थी। उन्होंने भी ये घटना मुझे तब बताई थी जब मैं 8 साल का था और उनकी उम्र तकरीबन 117 साल हो चुकी थी। ये कहानी हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है, जो कि मुझे मेरे परदादाजी ने बताई थी। उन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो मुग़ल और अंग्रेज़ों के खिलाफ मराठा योद्धाओं के साथ मिलकर युद्ध में आर्थिक, सैन्य के साथ साथ खुफिया जानकारी भी साझा किया करते थे। मेरे जिन पूर्वज की बात मेरे दादाजी मेरे को बता रहे थे उनका नाम था भीमनंद पाल। वे लोग परिवार में मिलकर कपास, जूट आदि की खेती करते थे और सुंदर महंगे कपड़े बनाकर बड़े बड़े कारखाने चलाया करते थे। वे लोग काफ़ी समृद्ध थे क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता था। उस टाइम पर उनकी हैसियत गांव के चौधरियों जैसी होती थी। वे लोग सूरत, जो कि 16वीं से 18वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था, वहाँ पर रहते थे। ये तो हो गई उस समय की भौगोलिक स्थिति। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर घटना क्या थी। दरअसल हुआ यूँ कि एक समय आया जब मुग़ल सेना ने हमारे नगर के राज्य के सबसे युवा मराठा योद्धा, जिनका नाम भारतपाल हुआ करता था, उसे खुफिया तरीके से बंदी बनाने के लिए दिल्ली से सूरत मुग़ल के कुछ गुप्तचर आए थे। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन 1655 के आसपास की है, जब मराठा सम्राट छत्रपति महाराज वीर शिवाजी का साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य को निगले जा रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था आम लोगों का जागरूक होना, जो कि हमारे पूर्वजों से लेकर एक एक इंसान हुआ करता था। तो हुआ यूँ, वो मुग़ल गुप्तचर वीर भारतपाल को बंदी बनाने में असफल रहे और फिर उन्हें दिल्ली से छोटे एक मुग़ल राज्य की एक सुंदर सी मुग़ल राजकुमारी भारतपाल जी के पास उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव के साथ 2 राज्यों के राजा बनने का प्रस्ताव भी दिया था। उससे पहले भारतपाल जी के गुरु और उनके सहयोगी भी उन्हें विवाह करने की सलाह दे चुके थे। तब भारतपाल जी ने शादी के साथ साथ उनसे संधियों और साथ ही साथ उनकी अगर कुछ शर्तें हों तो उनके बारे में भी उनसे पूछा। तो उस राजकुमारी के साथ आए लोगों ने कहा कि हमारी कोई भी शर्त नहीं है। उसके बाद भारतपाल जी ने उस राजकुमारी को अकेले गुजरात के समुद्र तट पर बुलाया था। जब वह मुग़ल राजकुमारी उनसे मिली तो उनसे अपना नाम उसने बेगम अल आलम शाह बताया था। ऐसे ही बात हुई और कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई। सब कुछ बेहद ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद शुरू हुई कुछ रहस्यमयी घटनाएं। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें स्टार्टिंग में तो राजा ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे जब एक एक करके रहस्य खुलना शुरू हुए तो उनके होश उड़ते चले गए। उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी और उसके बाद उनका जीवन एकदम अच्छे से चल रहा था। तकरीबन 2 महीने बहुत ही खुशी के साथ बीत चुके थे और भारतपाल जी को अचानक से अपने जन्म राज्य यानी सूरत की चिंता होने लगी। तब राजा अपनी रानी और शादी में मिले 2 राज्यों की सेना के साथ सूरत घूमकर वापस अपने राज्य लौट आए, जो कि आज के समय में ईस्ट हरियाणा में स्थित है। जब वो वापस आए उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कि बिल्कुल ही विश्वास करने लायक नहीं था।
उन्होंने जैसे ही देखा वो तुरंत ही उसी जगह पर चक्कर खाकर बेहोश हो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर थे और उनकी रानी उनके बराबर में सो रही थी। राजा ने सोचा कि शायद ये उनका कोई सपना होगा और वो अपनी करवट बदलकर एक बार फिर से सो गए। एक बार फिर से कुछ देर बाद उनकी आंख खुली और एक बार फिर से जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा अब वो अपने राज्य सूरत के आने जाने वाले जंगल में अपनी तलवार के साथ एक टूटे हुए पेड़ पर खड़े हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक ही समय में 10 तरह के सवाल उनके दिमाग में घूमे जा रहे थे। फिर वो अपनी तलवार उठाकर रास्ते पर निकल पड़े, क्योंकि वो थे एक युवा योद्धा। बहादुर होने के साथ साथ उनके पास एक अच्छी बुद्धि भी थी। वो उस जंगल में काफ़ी देर तक चलते रहे और चलते चलते अंधेरा होने को आ गया। ये समझ लीजिए कि आज के हिसाब से रात के शायद 10-11 बज गए थे और उसी समय जंगल से गुजरते गुजरते वो एक शमशान घाट के निकट पहुंच गए। इससे उन्हें इस बात का अंदाज़ा तो हो गया कि वो किसी बस्ती के निकट ही हैं, लेकिन चांद की रोशनी में शमशान घाट के अंदर जो उन्होंने देखा वो अगर कोई और देख लेता तो शायद उसके प्राण उसी समय ही निकल जाते। दरअसल उन्होंने देखा कि उनकी और उनकी रानी की मौत हो चुकी है और उन दोनों के शवों की शादी शमशान घाट में कुछ लोग करवा रहे हैं। यह जैसे ही उन्होंने देखा उनके हाथ से उनकी तलवार छूट गई और वो वहीं पर गिर गए और बेहोश हो गए। कुछ समय बाद फिर से जब उनकी आंख खुली तो वो देखते हैं कि वो उसी जगह पर पड़े थे जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने रानी को देखा था और बेहोश हो गए थे। अब उन्हें पूरा शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो कि एकदम मायावी है। राजा दौड़ते दौड़ते अपने सेनापति के पास पहुँचे और जैसे ही वो उनके पास पहुँचे उनके सामने एक ऐसा राज खुला जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। सेनापति ने बताया कि उसने राजा को और उनकी रानी को पिछली रात महल के सबसे ऊंचे स्तंभ से कूदकर खुदकुशी करते हुए देखा था और उन दोनों के शवों को शमशान घाट में शादी करवाकर एक साथ दफना कर भी आ गए थे वो लोग। और सेनापति उन्हें एकदम से जिंदा देखकर बिल्कुल डर सा गया। लेकिन भरतपाल ने जब अपनी बातें बताई तो उन दोनों की आपस में बहस हो गई और राजा ने उनसे कहा, अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो मुझे मेरा शव दिखाओ। इस पर सेनापति ने भी हाँ बोल दिया और वो लोग रात्रि के समय में ही शमशान घाट की तरफ निकल गए। वो लोग उसी शमशान घाट पे गए थे जहाँ पे राजा ने अपना शव जलते हुए देखा था। सेनापति ने राजा के सामने ही उसका शव निकाल के रख दिया। ये देखते के साथ ही राजा के हाथ पांव एकदम से ठंडे होकर फूलने लगे। राजा घबरा तो इतना चुका था कि पूछिए ही मत, साथ साथ उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। अब जब उसने अपना शव देखा तो सेनापति ने उन्हें अपने राज्य सूरत लौट जाने की सलाह दी और राजा भरतपाल को सेनापति अपनी सेना को उनके बताए गए पते यानी सूरत में पहुंचा कर आ गए। लेकिन सूरत पहुंचने के साथ ही जो झटका राजा को लगा उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब राजा सूरत में पहुंचे और वहां पर अपने साथियों से मिलने के लिए पहुंचे तो उनके साथियों ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और जब उन्होंने बताया कि मेरा नाम भरतपाल है तो नगरवासियों ने बताया कि उन्हें एक मुग़ल रानी से शादी कराकर 3 साल पहले ही खुफिया तरीके से मार दिया गया था। जो भी राजा भरतपाल के साथ हो रहा था उसे सोच सोच कर ही उनकी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। उन्हें कोई भी पहचानने से इनकार कर रहा था। डरते डरते और परेशानी के साथ वो जंगल में पहुंच गए और जंगल में ऐसे ही चलते चलते एक बार फिर से वो बेहोश हो गए। और इस बार फिर से जब उनकी बेहोशी खुली तो उनके होश ही नहीं रहे। उन्होंने देखा कि वो अब भी अपने बिस्तर पर थे और उनकी रानी उनके बराबर में ही सो रही थी। ये सब देखकर राजा अंदर से
पूरी तरीके से हिल चुके थे और खुद को कायर के साथ साथ पागल भी समझने लगे थे। राजा धीरे धीरे रोने भी लगे थे। उन्हें रोता हुआ देख उनकी रानी ने पूछा कि वो रो क्यों रहे हैं और वो बार बार उनसे दूर क्यों चले जाते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई और राजा ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर देखते ही देखते रानी ने राजा को वो सारी बातें बताई जो कि राजा के साथ घटित हुई थी। राजा ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो गए। वो अब सच में सोच रहे थे कि वे पागल हो चुके हैं और रानी ने ये भी कहा कि आज की रात ख़त्म नहीं होगी। ऐसा कहकर रानी राजा के गले लगने लगी और कहने लगी कि आप अगर मुझसे दूर गए तो देख लीजिएगा। उधर राजा को होश भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उन्हें शक हो रहा था कि अब भी जो हो रहा है वो असल में हो रहा है या फिर सिर्फ एक मायाजाल है। राजा को शक तो हो ही चुका था, इसीलिए उन्होंने थोड़ी सी चतुरता दिखाई और रानी का हाथ अपने हाथ में पकड़ के उनसे पूछा कि आपको हमारे बारे में पता कैसे चला। लेकिन इस बात का जवाब देने से रानी ने साफ साफ इनकार कर दिया। रानी राजा से अचानक से कहती है कि अब आपको मेरे से दूर नहीं जाना है, आइए मेरे करीब आइए। राजा की हालत अचानक से ख़राब होने लगी थी और देखते ही देखते रानी के बाल बढ़ने लगे थे। राजा अब तक एकदम शून्य हो चुके थे और उन्हें धीरे धीरे बुखार भी चढ़ने लगा था। देखते देखते रानी के बालों ने राजा को एकदम से जकड़ के रख दिया। इसके बाद तकरीबन अगले 16-17 घंटे तक राजा को बिल्कुल भी होश नहीं रहा। राजा को होश आया तो उसने डरते हुए रानी से पूछा कि तुम्हें कल रात क्या हुआ था? आखिर कल रात जो मैंने देखा वो सब क्या था? तब रानी का जवाब सुनकर राजा को बुखार फूल गया और राजा की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। रानी ने कहा कि कल रात वो चिकित्सा शास्त्र को सीखने के लिए जड़ीबाई गुरुकुल गई थी। अब एक बहादुर मराठा योद्धा की हालत एक डरे हुए चूहे से भी खराब हो गई थी। उन्होंने सोचा कि कल रात उनके साथ कौन था, और छोड़िए वो जो भी थी उसे ये कैसे पता चला कि राजा कहाँ कहाँ गया था और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और राजा कुछ घंटों तक वहीं पर एकदम शांति से बैठकर सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ समय के लिए वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और वो ये भी निश्चय करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो अपना नाम बदलने के साथ साथ अपने भूतकाल के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे और अपना बचा हुआ जीवन पहाड़ों में गढ़वालियों के साथ बिताएंगे, जो कि हिमालय पर्वत के पास रहते थे। राजा अब सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसे अचानक से वो रानी वाली बात याद आई। उसकी उस बहरूपिया रानी ने कहा था कि आज की रात ख़त्म नहीं होगी। हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। तकरीबन 16 घंटे बीत जाने के बाद भी राजा को सूरज नहीं दिखाई दिया। राजा ने अपने कमरे के बाहर जाकर एक सेवादार से पूछा तो उसने कहा कि सुबह तो है, आपको क्या हो गया जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बात सुनकर राजा ने अपने उस दास को जाने के लिए कहा। इसके बाद वो सूरज देखने के लिए चले गए, जहाँ पर उन्हें सूरज की जगह सिर्फ आधा चांद दिखाई दे रहा था। राजा पूरी तरीके से अपने मन से हार चुके थे और खुद अंदर ही अंदर डर से कांप भी गए थे। आप ही लोग सोचो कि जिसके साथ ऐसा हो रहा हो उसकी हालत क्या ही रही होगी। उन्हें समझ आ गया था कि उनके लिए तो शायद सुबह होगी ही नहीं, और अपने 2 सैनिकों के साथ वो उसी समय हिमालयन रीजन की तरफ निकल पड़े। कुछ घंटे पूर्व दिशा की तरफ जाते हुए राजा ने कुछ घंटे पूर्व दिशा में जाने के बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर एक बार फिर से वो बेहोश हो गए। उन्होंने देखा
कि इतनी दूर चलने के बावजूद भी वो घूम फिर कर अपने महल के सामने ही आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद तो राजा को होश आने में लगभग 3 हफ्ते बीत गए और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को सुबह के तकरीबन 8-9 बजे किसी जंगल में पाया। उसी जंगल में पाया जहाँ पर वो रात में निकले थे और बेहोश हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और रात होने से पहले उन्होंने किसी भी नगर में पहुंचने का फैसला किया और दोपहर के तकरीबन 3:15 बजे के आसपास लगातार चलने के बाद उन्हें एक नगर तो नहीं मिला, परंतु एक गांव ज़रूर मिल गया, जहां जाकर उन्होंने वहां के लोगों से खाना पानी और आराम करने के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिए। इसके बाद राजा ने कहा, मुझे इस गांव के किसी बुज़ुर्ग से मिलवाओ। गांव वालों ने अपने बीच में से ही एक बुज़ुर्ग सज्जन आदमी को राजा से बात करने के लिए भेजा। राजा ने उनके साथ घटी हुई सभी घटनाएं उनको बता दी। सारी बातें सुनने के बाद उस बुज़ुर्ग इंसान ने बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन एक साधु का पता ज़रूर बताया था जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में निवास करते थे और उनके पास हर एक समस्या का समाधान होता था। ये कहकर उन्होंने एक साहूकार का भी उदाहरण दिया। सारी बातें बताने के बाद उस बुज़ुर्ग इंसान ने राजा को उस अघोरी के पास भेज दिया और यकीन मानिए उन बुज़ुर्ग इंसान ने ये भी बताया कि तुम्हें बस अपनी समस्या का समाधान मांगना है और कुछ भी मत बताना। और ये चर्चा चलते चलते रात के 10 बज गए और फिर क्या इंतज़ार करते, कल सूर्योदय के साथ ही उस अघोरी बाबा के पास जाने के लिए वहाँ से निकलने का फैसला किया। राजा से इंतज़ार नहीं हो रहा था और सुबह होने से कुछ घंटे पहले ही वो उस गांव से निकल पड़े। उन्हें उन बाबा के ठिकाने पे पहुँचते पहुँचते 2 से 3 दिन तक का समय लग गया। राजा ने देखा कि उनका ठिकाना गंगा नदी के शुरुआत में ही था और जब राजा उनके पास जाने लगे तब उन्हें गंगा जल पीकर उनके पास जाने के लिए कहा गया। वो अघोरी जिस अवस्था में उस जगह पर था उसे देखकर राजा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। उसकी हाइट तकरीबन 7.5 फुट के आसपास की थी, जो कि शायद ही आज के समय में किसी की होती हो। उस अघोरी ने -30 से -40 डिग्री के टेम्परेचर में भी शरीर पर सिर्फ एक धोती लपेटी हुई थी, जबकि राजा ने खुद को एकदम गर्म कपड़ों से ढका हुआ था और उसे तब भी वहाँ पर ठंड लग रही थी। उन पहाड़ों में आने के बाद लेकिन राजा अपने डर से कहीं खो सा गया था। गंगा जल ग्रहण करने के बाद राजा उस अघोरी के पास गया और उनसे वैसा ही कहा जैसा उस बुज़ुर्ग इंसान ने कहा था। फिर उस अघोरी ने कुछ समय शांत रहकर राजा के साथ घटित सारी घटना के साथ राजा को यहाँ आने की सलाह देने वाले बुज़ुर्ग तक का पता राजा को उस अघोरी ने एकदम बता दिया। राजा को विश्वास था क्योंकि हमारे देश में उस समय ऐसे अघोरियों की कमी नहीं थी। वो अघोरी दक्षिण भारत के भाग्यनगर यानी आज के हैदराबाद में जन्मा था और उसने ये भी बता दिया कि वो कहाँ जन्मे थे। राजा ने ज़्यादा समय ना लेते हुए उस अघोरी से अपनी समस्या का समाधान पूछा तो उस अघोरी ने एक डरावनी सी मुस्कुराहट राजा की तरफ दे दी। राजा उनकी वो मुस्कान देखकर बेहद ही डर गया और पूछा कि क्या हुआ। तो उस अघोरी ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी कौन है। तुम्हारा विवाह कुछ सालों पहले एक मुग़ल राजकुमारी से हुआ था, है ना? राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अघोरी ने भी ज़्यादा माथापच्ची ना करते हुए राजा को बताया कि तुम्हारी पत्नी कोई पत्नी नहीं बल्कि एक जिन्नी है, जिसे मुग़ल राजा ने शादी का झांसा देकर एक जंगल में अल्लाह के नाम पर हलाला कर जान से बेरहमी से मार दिया था। और तुम्हारे दुश्मनों ने पूरी योजना के साथ उस सुंदर सी राजकुमारी जो कि आज जिन्नी बन चुकी है उससे तुम्हारा विवाह करवा दिया, ताकि तुम्हें हथियार से तो नहीं लेकिन डरा डरा कर जान से मार देंगे।
इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा सब लगातार हुए जा रहा था। वो जिन्नी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसे बंगाल के एक तांत्रिक ने शादी के लिए मनाया था, क्योंकि उस जिन्नी की आखिरी ख्वाहिश ही यही थी कि वो किसी से शादी कर ले। उसका झांसा देकर उसने तुम्हारे साथ विवाह करवाया था। इसीलिए वो तुमसे हमेशा कहती है कि मुझसे दूर मत जाओ। जैसे ही राजा ने सुना, उसके पैरों तले हिमालय का पहाड़ ही खिसक गया और राजा वहाँ पर ही जम सा गया। उस अघोरी ने राजा को ये भी बताया कि वो खूबसूरत राजकुमारी तुम्हारे साथ जिस समय संबंध बनाती है, तब उसे याद भी नहीं रहता कि वो अपने असली रूप में आ गई है और तुमने उसके बालों को देखा ही होगा। वो तुम्हें डरा कर तो नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग को अपने प्रभाव से कमज़ोर करके पहले डरपोक बनाना चाहती है, ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाने में उसे ज़्यादा समय ना लेना पड़े। इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर हमेशा एक गलत तरह का प्रभाव डालती है और तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाना चाहती है, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हो चुकी है। और इसीलिए तुम्हें अपना और उसका शव कभी कभी दिखाई पड़ता है। अब राजा को पूरी बात कम शब्दों में अपने आप ही समझ में आने लगी और राजा ने उस अघोरी से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। अघोरी ने कहा कि अभी तुम पूरी दुनिया के लिए मर गए हो और ना अब तुम्हें तुम्हारे घर वाले और ना ही तुम्हारे नगर वाले पहचानेंगे। तुम उनके लिए इस दुनिया में हो ही नहीं और तुम उस जिद्दी जिन्नी की दुनिया में बंध चुके हो और उससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें उसे ये बताना होगा कि तुम उसकी सच्चाई को जान चुके हो और उससे निकाह करना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो एक जिन्नी है। ये सुनकर राजा थोड़ा घबरा गए और उन्होंने पूछा कि वो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। तो अघोरी ने बताया कि तुम इस निकाह को बोलोगे तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बस उसे गुस्सा मत दिलाना और ऐसी बात मत बोल देना जिससे उसे पता चल जाए कि तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो। उसके बाद उस अघोरी ने बताया कि उसके निकाह का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी काम वासना को मिटाना था। इस बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। आप इस शब्द का मतलब इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। फिर उस अघोरी ने कहा कि तुम्हें अपनी चेतना में रहकर हर दिन यही काम करना है और याद रहे कि वो जिन्नी तुम्हारे ऊपर हावी ना हो पाए। फिर पूरी प्रक्रिया अघोरी ने राजा को समझाकर उस जिन्नी के पास भेज दिया। वो जिन्नी राजा का इंतज़ार कर रही थी। राजा 3 दिन बाद अपने महल यानी कि जिन्नी के पास पहुँचे और राजा के महल पहुँचते ही एक सैनिक बोला कि बादशाह, आपकी बेगम आपको खोजने के लिए कल कहीं गई हुई थी और अभी तक नहीं आई हैं। आप यूँ अचानक से कहाँ चले गए थे? राजा को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने एक बहाना ढूंढ लिया और करीब रात के 9 बजे रानी राजा को सबसे ऊपर वाले कमरे में पानी पीता हुआ देख एकदम खुशी से पिघल गई। वो कई दिनों से राजा के करीब नहीं आई थी और वो थी भी एक जिन्नी, इसीलिए वो बिना उस राजा के करीब आए रह नहीं पा रही थी। वो जल्दी से राजा के पास गई और उनसे उनका हाल और कहाँ गए थे ये पूछा। तो राजा ने बोला, हम दोनों के लिए एक खुफिया महल बनवाने के लिए मैं किसी से मिलने गया था, जिसका पता मैंने किसी को भी चलने नहीं दिया है, इसीलिए मैं इतने दिनों से गायब था। अब वो जिन्नी एकदम से प्यार से राजा से बातें करने लगी, क्योंकि वो राजा को और भी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। तभी राजा को उस अघोरी की बात याद आई और राजा ने अपनी रानी को गले लगा लिया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम एक जिन्नी हो, इसीलिए मैं तुमसे अब निकाह करना चाहता हूँ। रानी ये बात सुनकर एकदम से हैरान रह गई और अब उसे पता चल गया कि राजा उसकी सच्चाई
जान चुका है। उस जिन्नी ने राजा से एक अनुरोध किया कि वो उसकी सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगा, खासकर किसी मुल्ला, मौलाना, मौलवी या साधु या फिर अघोरी को, किसी को भी नहीं। तो राजा ने उससे वादा कर लिया और वो इस पर भी एग्री हो गया कि वो उसके साथ रहकर अल्लाह या फिर किसी भगवान का नाम का जाप भी नहीं करेगा। तब राजा ने उसकी सारी शर्तें मानकर अपनी एक शर्त रखी और वो शर्त थी कि राजा की इजाज़त के बिना वो जिन्नी उसके करीब नहीं आएगी। उस जिन्नी ने फ़ौरन राजा की बातें मान ली और वादा किया कि वो उसकी बात ही मानेगी। अगली रात राजा ने रानी को निकाह करने के लिए कहा। उस जिन्नी ने शर्माकर कबूल कर लिया। फिर जो उस अघोरी ने राजा से कहा था और उसने वही किया। उसने कहा था कि उस जिन्नी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इसीलिए राजा भी अपनी पूरी चेतना के साथ रानी को रोक कर रखा हुआ था। देखते ही देखते राजा रानी के ऊपर हावी होने लगा और इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि राजा अपने होश में था और रानी बेहोश थी। अगले दिन सुबह सुबह ही उस जिन्नी को इस बात का पता चल गया कि राजा उस पर मानसिक रूप से हावी होने लगा है और ऐसे ही धीरे धीरे तकरीबन 1.5 महीना निकल गया। रानी राजा पर उसकी शर्तों के साथ हावी नहीं हो पा रही थी। वो अब राजा को अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी और क्योंकि वो राजा पर काबू नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उससे उसका मन भी उबने लगा था। क्योंकि जब तक जिन्नी किसी के ऊपर पूरी तरीके से काबिज नहीं हो जाती, वो अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर पाती है। राजा को ये सारी बातें पता चल गई थी और इसीलिए वो धीरे धीरे रानी के ऊपर अपना दबाव और ज़्यादा बढ़ाने लगा और अब राजा ज़बरदस्ती ही रानी के करीब जाने लगा। उस जिन्नी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि राजा अब उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था और वो अक्सर ही बेहोश हो जाती थी। और एक रात तो उस जिन्नी ने राजा के करीब आने से साफ मना कर दिया। राजा ने कहा, ये तुम्हारा धर्म है और तुम मेरी पत्नी हो। अब वो जिन्नी उससे कैसे कहती कि वो उसे मारकर अपने साथ ले जाना चाहती थी। राजा पर बिना हावी हुए उसे आनंद नहीं मिलता था। उसने कुछ नहीं कहा और राजा ज़बरदस्ती उसके करीब आने लगा। राजा मानसिक रूप से अब काफ़ी मजबूत हो चुका था और उसे डरावने सपने भी आना बंद हो चुके थे। अब कभी कभी उस जिन्नी की आंखों में आंसू आ जाया करते थे और देखते ही देखते दिन प्रतिदिन वो जिन्नी राजा से बिल्कुल परेशान हो गई थी और वो कैसे भी बस उससे छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि अब राजा उसके ऊपर असल वाली पत्नी की तरह हावी था। एक दिन अचानक से वो जिन्नी महल से कहीं गायब हो गई। राजा को पता था कि अब वह जल्द ही इस मुसीबत से आज़ाद हो जाएगा और राजा उस रानी को ढूंढते हुए महल के बाहर जंगलों में चला गया और वहाँ जाकर मसाल से ढूंढने लगा। उसे ज़ोर से नींद आने लगती है और वह उसी जंगल में बेहोश हो जाता है। जब राजा की फिर से आँख खुलती है तब वो राजा सूरत के उस समुद्र किनारे पे पड़ा मिला जहाँ पर उसने रानी से शादी के लिए बात करने के लिए पहले प्रस्ताव में बुलाया गया था। अब राजा ने उठकर अपने नगर वालों से पूछा तो नगर वालों ने बताया कि आज विक्रम संवत के भाद्रपद महीने की 9 तारीख है और साल 1712 चल रहा है। उसके नगर वाले भी पहले की तरह उसे पहचानने लगे थे और भरतपाल ये सुनकर खुशी से झूम उठा और अब अपने घर चला गया था। उसे वहाँ पता चला था कि कल शाम को वो वहाँ किसी से मिलने गया था। अब वो कोई राजा नहीं था बल्कि अब वो वही पहले वाला एक कट्टर मराठा योद्धा था और उसने उस अघोरी से मिलने के लिए अपने सैन्य संगठनों के साथ गंगोत्री जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर उस अघोरी से भरतपाल मिला और उन्हें प्रणाम कर कर उनसे आशीर्वाद लेकर और उनकी विभूति लेकर अपने राज्य लौट आया। उन अघोरी ने केवल उन राजा को रास्ता बताया था
और राजा खुद उस रास्ते पर चले थे। इससे हमें अपने बड़ों की बात को समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सीख मिलती है। आपने जिन्न की कई सारी घटनाएं तो सुनी होंगी, लेकिन जिन्नी की बहुत कम। जो जिन्न होता है वो जिन्नी से कम शक्तिशाली होता है। जिन्न किसी को एक बार पकड़ लेता है तो कुछ तांत्रिक की मदद से उसे भगाया जा सकता है, लेकिन जो जिन्नी होती है वो ऐसे कभी नहीं भाग सकती। वो सिर्फ आपको छोड़कर तभी जाएगी जब वो खुद आपसे दूर जाना चाहती हो, वरना उसे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, जिन्नी और जिन्न दोनों ही बहुत ज़्यादा हवसी होते हैं। जिन्नी को परेशान करके भगाया जा सकता है, बाकी उससे लड़ाई करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये जिन्नी की 350 साल पुरानी कहानी मेरे परदादाजी भीमनंद पाल ने मुझे आज से 13 साल पहले सुनाई थी। आपको कैसी लगी उन वीर मराठा योद्धा की कहानी, ये बात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक थैंक्स मैं ऑसम नाइट्रेट्स को भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी इस कहानी को अपने प्यारे से संगठित परिवार के साथ सुनाया। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जो कि प्रदीप जी ने हमें बताई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे भेज सकते हो। इस वीडियो पर एम रखते हैं 700 लाइक्स का। होप आप इसे पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।